देखिए, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में किसी भी सब्सटेंस के अंदर होने वाले चेंजेस जो कि किसके रीजन से हो रहे हो, टेम्परेचर के रीजन से हो रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर होने वाले टेम्परेचर के रीजन से चेंजेस को हम लोग स्टडी करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है ना। यानी द प्रॉपर्टीज जनरेटेड ड्यू टू द टेम्परेचर या बिहेवियर्स व्हिच आर चेंजिंग ड्यू टू द टेम्परेचर, इसी को हम लोग स्टडी करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो फर्स्ट पार्ट आपको मिलता है दैट इज नोन एज द टेम्परेचर। टेम्परेचर एक्चुअली क्या होता है? तो टेम्परेचर इज जनरल बिहेवियर व्हिच इज द डिग्री ऑफ प्रेशर ऑफ द हॉटनेस ऑफ कोल्डनेस। कोई भी सब्सटेंस कितना ठंडा या कितना गर्म है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ प्रेशर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस को मेजर करते हैं तो उसकी मेजरमेंट में उसका टेम्परेचर क्या होगा, ये उसके डिग्री के मेजरमेंट को कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसी को हम इस तरीके से समझेंगे एवरेज मेजर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि जब किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो किसी भी सब्सटेंस को हीट देने पर उनकी बॉन्डिंग को ब्रेक करके उनका मूवमेंट कराते हैं, ठीक है ना। किसी भी सब्सटेंस को हीट देने पर उनकी बॉन्डिंग को ब्रेक करके उनका मूवमेंट कराते हैं। सिंपल सा केस जो यहाँ पर मिला है वो ये है कि द एवरेज, क्योंकि जितना ज्यादा आप किसी सब्सटेंस को हीट दोगे उतना ही टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा और उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो आप काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट को ले लीजिए और उसी के एवरेज मेजरमेंट को हम लोग टेम्परेचर मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए द एवरेज मेजर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज द टेम्परेचर। अब देखिए इसकी कई यूनिट्स होती है। इट इज मेजर्ड क्या कहेंगे, it is measured in degrees Celsius, it is measured in the Henry scale, it is measured in the Fahrenheit scale। तो यहाँ पर ये प्रॉपर स्केल्स आपको प्रोवाइड किए गए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन इज हीट। इसमें एक चीज और जो समझने वाली है वो ये है कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी A मस्ट बी ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी B। इन दैट केस this body is known as the harder body and this body is known as the colder body। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो harder body बोला जाएगा और जिसका टेम्परेचर कम होगा obviously that is known as the colder body। ये harder body नहीं बेटा और ये आपकी colder body है। यहाँ पर दो डिफरेंट बॉडीज के बारे में आपको बताया गया। अब देखिए टेम्परेचर के रीजन से जनरेट होने वाली जो प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज द हीट। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हीट। तो आप from hotter to colder body, hot body से cold body की तरफ जब एनर्जी का फ्लो होता है, लेकिन एनर्जी किस तरीके की होगी, that is the most important thing। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनर्जी फ्लोइंग from hotter to colder body due to the temperature difference, ठीक है ना। यानी जब एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस के रीजन से जनरेट होती है और उसमें ट्रांसफर होता है तो उसी को हम लोग प्रैक्टिकली बोलते हैं हीट, ठीक है ना। क्योंकि एनर्जी कई तरीके की होती है, जो मूवमेंट के रीजन से जनरेट होगी काइनेटिक एनर्जी, जो पोजीशन के रीजन से जनरेट होगी दैट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी, जो पार्टिकुलर बिहेवियर के रीजन से जनरेट होगी दैट इज नोन एज द मटेरियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी। देयर आर इनफाइनाइट of energy, but this type of energy is taken we are discussed about the energy will vary from hotter to colder body due to the temperature difference। जो किसके रीजन से शिफ्ट हो रही है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस के रीजन से। जैसे समझिएगा आप आइस को अपने हैंड्स में लेते हो तो थोड़ी देर में आपको उसका इफेक्ट पता चलने लगता है। क्यों? क्योंकि आइस मेल्ट होने के लिए आपकी बॉडी से टेम्परेचर को अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा
हीट का ट्रांसफर हो रहा है। जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने पर आयरन की रॉड हो गई या स्पून हो गया या स्टील हो गया, जब आप उनको टच करते हो तो आप जल जाते हो। इस रीजन से बेटा ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस एनर्जी ट्रांसफर का वहां पर जो चेंज होता है, इसके रीजन से आप जल जाते हो। अब देखिए इसकी यूनिट जो होती है एनर्जी है, तो ऑब्वियसली जूल होगी। एनर्जी है तो ऑब्वियसली ये किसमें होगी, जूल में। लेकिन इसकी एक और एनर्जी होती है दैट इज नोन एज द कैलोरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरी। अब अगर आप डिस्कस करते हो कि जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए बेटा अगला आपको जो बताया जा रहा है उसमें कह रहे हैं कि जो आपका जूल होता है 1 ठीक है ना, 1 equals to 4.18 और 4.2 कैलोरी, या 1 कैलोरी equals to 0.24 जूल। ठीक है ना, 1 कैलोरी equals to 0.24 जूल। अब यहाँ पे देखिए 1 कैलोरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज हीट नीडेड to increase the temperature of 1 ग्राम ऑफ वाटर की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस, और 1 डिग्री सेल्सियस में भी बेटा कहां से कहां तक 14.5 से 15.5 तक टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम लोग बोलते हैं 1 कैलोरी। क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी। यहाँ पर आपको हीट के बारे में थॉरोली बताया गया। ठीक है, अब इस पार्ट में मैं रख कर रहा हूं, फिर से बात बेटा हम आगे चलते हैं। जो अलग अलग स्केल्स आपको दिए गए हैं उनके रिलेशन, ठीक है ना। अब देखिए इसको रख कर रहे हैं, measure of measure of temperature relation between different scales, different scale, अलग अलग स्केल्स के बीच के डिफरेंसेस को हम लोग यहाँ से जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो जब डिफरेंट स्केल्स को हम लोग यहाँ से जस्टिफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस चीज को देखना है। ठीक है ना, तो देखो बेटा हमारे पास जो स्केलिंग होती है वो स्केलिंग हमारे पास टेम्परेचर में मेजरमेंट के कौन कौन से स्केल्स हैं। तो एक होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक होता है आपके पास केल्विन, ठीक है, एक होता है आपके पास क्या डिग्री से, और एक होता है आपके पास क्या वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है, अब जब आप इन पार्ट्स को लेते हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इन चारों को वहां पर डिग्री सेल्सियस की पूजा, ठीक है ना। नंबर 1 हमारे पास है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दूसरा है फॉरेनहाइट, तीसरा आपके पास जो है आपके पास केल्विन, और चौथा जो है डिग्री। ठीक है, तो चार स्केल्स आपको दिए गए। अब फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट, बेटा फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं बेटा अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट। इसकी सब्सटेंस में फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज द लोअर फिक्स्ड पॉइंट and boiling point is known as the upper fixed point। अब देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन की कंडीशन में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे देखिए बेटा आपको एक सिंपल सा केस मिलेगा, डिग्री सेल्सियस में क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फॉरेनहाइट
फॉरेनहाइट में आपके पास होता है 0 डिग्री फॉरेनहाइट, 32 डिग्री फॉरेनहाइट, 32 डिग्री फॉरेनहाइट। केल्विन में आपके पास होता है 270 डिग्री केल्विन, ठीक है। रेडियन में आपके पास होता है 0 डिग्री केल्विन। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट इसके वाटर के अलग अलग एकदम डिग्री सेल्सियस में 0, फॉरेनहाइट में 32 फॉरेनहाइट, केल्विन में 273 केल्विन और रेडियन में 0 डिग्री रेडियन। अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये होता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ये कितना होता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट, केल्विन में 670 हो जाता है, ठीक है केल्विन। और यहाँ पर हो जाता है 80 डिग्री रेडियन, 80 डिग्री। ये चारों स्केल में अलग अलग वेरिएशन है। अब अगली चीज जो होती है इनके बीच का डिफरेंस निकालना, जो कि अभी इंटर कन्वर्जन के फार्मूले में आपको मिलेगा। तो अपर और लोअर के बीच का डिफरेंस 100, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस 180, इनके बीच का डिफरेंस 100 और इनके बीच का डिफरेंस 80, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इंटर कन्वर्जन में आप देख सकते हैं जनरल रिलेशन जो है वो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है ना। जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला देखिए, इसका जनरल फार्मूला होता है मेजरिंग स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन डिफरेंस। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए अपना, ठीक है ना। यहां पर ये जनरल फार्मूला होता है, दिस इज द जनरल फार्मूला मेजरिंग स्केल लोअर पॉइंट अपॉन डिफरेंस। तो चलो देखो बेटा डिग्री सेल्सियस को लेते हैं, तो डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर पॉइंट कितना है 0, डिफरेंस कितना है 100, ठीक है। केल्विन फॉरेनहाइट में लेते हैं तो फॉरेनहाइट माइनस 32 अपॉन में 180, अपॉन में 180, ठीक है। उसके बाद केल्विन को लेते हैं, केल्विन माइनस 273 अपॉन में 100 और उसके बाद रेडियन को लेते हैं, तो रेडियन क्या होगा, रेडियन माइनस लोअर पॉइंट 0 अपॉन में 80। बड़ा सिंपल सा केस है बेटा, जनरल फार्मूले में रखिए और इंटर कन्वर्जन को आप लेकर के आएंगे, जनरल फार्मूले पर प्लेस करिए और इंटर कन्वर्जन को आगे लेकर के बढ़िए, ठीक है। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 इक्वल्स टू फॉरेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180, केल्विन माइनस 273 अपॉन 100 आर माइनस 0 अपॉन 80। देखो फार्मूला क्या है, मेजरिंग स्केल लोअर पॉइंट अपॉन डिफरेंस। अब चलो एक एग्जांपल मैं पिक करता हूं तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल पिक करता हूं तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए हमने कहा, इतना क्लियर है बेटा पूरा जहां तक मैंने लाइन की है, थोड़ा सा और ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देकर यहाँ पे ये, ठीक है। हमें क्वेश्चन दिया गया कि 10 डिग्री सेल्सियस को या फिर 30 डिग्री सेल्सियस को चारों स्केल में कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट द 30 डिग्री सेल्सियस इन ऑल द 3 पार्ट्स। तो 30 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है इसमें, सबसे पहले इसमें फॉरेनहाइट में, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कितनी दी है आपको, फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो फॉरेनहाइट के लिए डिग्री सेल्सियस 30 है, माइनस का 0 करिए, अपॉन में कितना है 100, फॉरेनहाइट में आएगा इक्वल्स टू f माइनस 32 अपॉन 180, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास सीधे कितना 5 और ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। क्रॉस कर लीजिए 39 270 इक्वल्स टू f माइनस 32 5 2 10 और
15 फॉरेनहाइट के लिए बेटा इसको इधर ले जाकर के क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, जब आप इसको सीधे सीधे कन्वर्ट करेंगे तो फॉरेनहाइट वैल्यू आपको सीधे सीधे यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको ये फॉरेनहाइट की वैल्यू सीधे सीधे मिल जाएगी। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा सुन रहा है कहीं में। हाँ ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, सॉरी नेक्स्ट पेज देखिए, जब आप इसका कन्वर्जन करते हैं तो कन्वर्जन में अगला स्टेप आपके पास क्या होगा, अगला स्टेप आपके पास क्या होगा, देखिए आपने डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें, फॉरेनहाइट में। तो फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने पर आपको सीधे सीधे यहाँ पर वैल्यूज मिल जा रही हैं। 30 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है फॉरेनहाइट में, तो आपने यहाँ पर उसको सीधे सीधे कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद देखिए अगला दिया गया आपको केल्विन में, तो केल्विन के लिए तो सीधे सीधे अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहेंगे, इट इज नॉट कंपल्सरी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम जैसा बता रहे हैं वैसा ही आपको लेकर के चलना है। आप इसे चाहिए डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 इक्वल्स माइनस 32/180। ठीक है ना, इसको जब लेकर के चलेंगे तो देखो भैया सेल्सियस कितना मिलेगा आपको, 5/9, ऐसे ये 5 हो जाएगा, ये 9 into f minus 32। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको ऐसे, और या फिर फॉरेनहाइट निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। भैया आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये चीज काफी रिमार्केबल है आपके, ये चीज काफी रिमार्केबल है, जरूरी नहीं है। देखो हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कि आप इस फॉर्मेट में रख करके किसी भी पार्टिकुलर कंडीशन को सॉल्व आउट कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके से चीजों को करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। एक छोटा सा क्वेश्चन हमें दिया जाता है, वो क्वेश्चन क्या होता है, एक ऐसा पार्टिकुलर टेंपरेचर मेजर करिए जिसमें फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों स्केल क्या हुआ, बिल्कुल सेम। ठीक है ना, एक ऐसा पार्टिकुलर कंडीशन फाइंड करिए जिसमें फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस इसके दोनों ही क्या हुआ आपस में इक्वल। तो देखिए यहाँ पे फॉरेनहाइट मस्ट बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, एक ऐसा टेंपरेचर फाइंड करना है और this temperature, for this temperature Fahrenheit scale equals to the degree Celsius scale। तो यहाँ पे फार्मूला क्या था, फार्मूला आपके पास था डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 इक्वल्स टू फॉरेनहाइट माइनस 32/180। इसमें क्या कर दीजिए, जब दोनों को इक्वल करना है तो चाहे फॉरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए, चाहे डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट लिख दीजिए। इसलिए लिखते हैं हमने इसको भी फॉरेनहाइट कर दिया और इसको भी फॉरेनहाइट, f/100 इक्वल्स टू f माइनस 32/180। ये हो क्या बेटा 5 और ये हो गया 9 into 5, 9 into f equals to 5f minus कितना हो जाएगा बेटा 0 और 16 कितना मिलेगा बेटा आपको, ये 4 है, तो यहाँ पर मिलेगा 16 माइनस का 4 है, माइनस का 16 और फॉरेनहाइट कितना मिला आपको माइनस 40 डिग्री, माइनस 40 डिग्री फॉरेनहाइट में आपका सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो माइनस 40 डिग्री फॉरेनहाइट पे दोनों ही वैल्यूज आपस में क्या मिल जानी है, आपको इक्वल मिल जानी है। तो आपके पास ये पर्टिकुलर कंडीशन दी गई और यहाँ पर ये चीज आपको प्रोवाइड की गई। चलिए देखिए अब अगला स्टेप आपके पास जो है उसमें आपको थर्मल एक्सपेंशन में कॉन्सेप्ट के बारे में लेकर के चलना है। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन देखो यहाँ पे देखिए अगली चीज आपको जो यहाँ पे दी जा रही है ना, वो आपको कुछ बॉयल्स का, चार्ल्स का, आइडल गैस क्वेश्चन की सारी चीजें दी जा रही है। देखो अगली चीज जो है आपके पास वो बॉयल्स का है।
वॉल्स लॉ में क्या बताया था? वॉल्स लॉ में बताया गया था, वॉल्स लॉ में for fixed mass of gas, fixed mass of gas at constant temperature. Volume is inversely proportional to pressure. Volume is inversely proportional to pressure. ये क्या किया? PV equals to constant. ऐसे करने में ये बड़ा सिंपल सा केस है। इसका आपको उधर लेकर देखा है और प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाया तो आपको यहाँ पर क्या मिला? PV equals to constant. एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मिल रहा है, जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे वॉल्यूम क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। कहने का मतलब ये रहा कि किसी बलून में आप प्रेशर लगाते हो तो क्या होता है वो आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन देखो बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन में क्या बताया गया? आइडियल गैस इक्वेशन में बताया गया कि PV इक्वल्स क्या होता है? RT। जो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर, और दूसरा जो होता है यूनिट मास अपॉन मोलर मास, और R गैस कांस्टेंट। R जो है गैस कांस्टेंट। तो ये बस आप लोग देख लीजिएगा, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसमें नहीं है। कल हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पे चलेंगे और हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के पार्ट को कल हर हाल में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद हीट कैपेसिटी कितने के चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलिए ठीक है, कल और परसों में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। इट इज सफिशिएंट फॉर टुडेस क्लास। आज के लिए इतने पे ही हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। कल हम लोग